तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, निर्वाह के तरीके क्या थे, मोहनजोदड़ो के विषय में, नालियों के निर्माण के विषय में, गृह स्थापना और दुर्ग के विषय में पढ़ा। और हम लोगों ने सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन भी किया, जिससे कि इसमें था समाधान और विलासिता। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, जो यहाँ पर 5वां पार्ट है। तो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 जो ऊपर दिखाया गया है, चहुदड़ों को चिन्हित किया गया है। तो सबसे पहले हम चहुदड़ों को दिखा देते हैं कि चहुदड़ों का जो क्षेत्रफल है वो 7 हेक्टेयर है, जबकि मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 125 हेक्टेयर भूमि पर बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। इसका जो एरिया था 125 हेक्टेयर था। और जो चहुदड़ो है, चहुदड़ो का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 7 हेक्टेयर भूमि पर था। तो 7 और 125 में काफ़ी बड़ा था। इसका हम मतलब समझ सकते हैं कि चहुदड़ो जो है एक छोटा नगर था जहाँ पर शिल्पकारी वगैरह हुआ करती थी, और यहाँ बने मालों को मोहनजोदड़ो में जाकर बेचा जाता था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, मनके जो होते हैं छोटे छोटे माला के जो गुड़िया होते हैं उनको कहा जाता है। शंख की कटाई करना। धातु कर्म का मतलब है कि जब अयस्क के साथ अशुद्धियाँ मिली होती हैं तो उसे धातु कर्म कहा जाता है। मुहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि सम्मिलित था। इसका मतलब ये हुआ कि जो चहुदड़ो है वहाँ पर बाट बनाना, बाट एक नावतौल की विधि थी, और यानी मुहर का निर्माण, धातु कर्म और शंख की कटाई और मनके बनाना चहुदड़ो में होता था। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है, यानी उल्लेखित किया गया है कि कार्नेलियन एक तरह से एक मनका था जो सुंदर लाल रंग के पत्थर से बना हुआ था। कार्नेलियन का इस्तेमाल जो है एक बहुत ही अच्छा किस्म का एक पत्थर था जो चमकीला होता है, जिसको तराश करके एक तरह से हम डायमंड का शेप भी दे सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है मनके बनाने में, गुड़िया बनाने में किया जाता था। एक है जैस्पर। जैस्पर एक प्रकार का प्राकृतिक पत्थर होता है जिसको ज्योतिष लोग आज भी पहनने की सलाह देते हैं। जैस्पर की अंगूठियाँ बनाई जाती हैं, मालाएँ बनाई जाती हैं। आगे आता है स्फटिक। स्फटिक जो है एक रंगहीन पारदर्शी शीशे की नुमा फिटकरी की तरह एक रत्न होता है जिसका उपयोग माला बनाने में किया जाता था। क्वार्टज को जानते हैं। क्वार्टज जो है एक तरह से इसका इस्तेमाल जो होता है क्वार्टज का आज के समय में विद्युत इंसुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। तो उस समय इसका निर्माण जो है मनके बनाने में किया जाता था। सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है एक ऐसा रत्न होता है जिसको हम एक तरह से बता सकते हैं कि जैसे मुल्तानी मिट्टी हुआ। सेल खड़ी जो है मिट्टी की तरह होता है, चिपचिपा पदार्थ। आसानी से इसके माला, गुड़िया तथा और भी बर्तन बनाए जा सकते हैं। तो इसको पका करके इसका उपयोग सेलखड़ी का उपयोग जो है मनके बनाने में करते थे उस समय। जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख और फयांस। फयांस आप लोग जानते हैं कि यह बालू और अन्य चीज़ों से मिला करके बनाया जाता था। और पकी मिट्टी जिसको टेराकोटा कहते हैं, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थर को जोड़कर भी बनाए जाते थे। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, कार्नेलियन जो है एक लाल पत्थर होता है। जैस्पर जो होता है आज भी ज्योतिष लोग उसको पहनने की सलाह देते हैं, इसके उपयोग माला बनाने में करते हैं। स्फटिक जो होता है यह पारदर्शी जो है सफ़ेद कलर का एक पत्थर होता है जो फिटकरी नुमा होता है। ये काफ़ी ठंडा होता है, शीतल होता है। इसका भी उपयोग माला बनाने में किया जाता था। क्वार्टज जो होता है, क्वार्टज के विषय में आप लोग जानते ही हैं। तथा सेलखड़ी जो है एक तरह से मिट्टी होती थी जिसको पका करके मनके वगैरह बनाते थे। और जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं भी उस समय थी तथा शंख, फ्यांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाते थे।
और कुछ सोने के टोपे वाले पत्थर होते थे, यानी सोना को चिपटा करके पत्थरों किनारे किनारे पर जोड़ना ही एक तरह से मनकों को सुंदर बनाने के लिए होता था। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि इस जो मनके माला बना हुआ है, इस माला में कुछ मनके जो हैं वह लंबे हैं, ठीक है, बेलनाकार हैं, कुछ चक्राकार भी हैं और कुछ जो है ढोलाकार हैं। इसमें ढोले की जैसी आकृति होती है, कहीं मोटा, कहीं पतला, कहीं ऊंचा, ऐसा भी है। और कुछ खंडित हैं, यानी कि बीच बीच में खंडित भी हैं, तो कुछ ऐसी आकृति उसमें बनाई जाती थी। कुछ को उत्कृत या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखांकित उकेरे गए थे, यानी कि उनमें रेखांकित किया गया था, बनाया गया था। तो मनके बनाने की तकनीकी में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी। सभी को, यानी कि सभी जो भी रत्न उसमें लगाए जाते थे, सब में विभिन्नताएं पाई जाती थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, पर आसानी से कार्य किया जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूड़ के लेप को सांचों में ढाल कर तैयार किए जाते थे। कुछ मनकों को जो है लेपन करके खोखलाकार बना करके मनके बनाए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों में से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकार भी मनके बनाए जाते थे। जैसे अगर कार्नेलियन है तो उसमें केवल ज्यामितीय आकार ही दिया जा सकता था। अगर हमें गोल मनके बनाने हैं तो उसमें सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, आज भी इस पर विवाद है, इस पर कोई भी शोध नहीं हो पाया है। यह पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों में दर्शाया गया है कि कार्नेलियन जो एक लाल पत्थर होता है, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि किसी पत्थर का अगर लाल रंग है, हल्का करना है, तो उसको तपाया जाता था, जिससे विभिन्न प्रकार के रंग मिल जाते थे। पत्थर के पिंडों को पहले परिष्कृत आकार में तोड़ा जाता था, यानी छोटे छोटे आकारों में, फिर बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिशिंग और छेद करने की प्रक्रिया पूर्ण होती थी। जैसा कि चहुदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा में छेद करने के उपकरण मिले हैं। तो छेद करने के उपकरण कहाँ मिले हैं? चहुदड़ों में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, लोथल जो गुजरात का हिस्सा है, और धौलावीरा जो भारत में ही पड़ता है, वहाँ पर छेद करने के उपकरण मिले हैं। आप जो है चित्र, जो मानचित्र दिया गया है नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें, तो आप लोग चित्र में देख लीजिए कि बालाकोट और नागेश्वर कहाँ है। तो नागेश्वर जो है गुजरात का पश्चिमी इलाका है और बालाकोट जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस मैप में देखिए, यहाँ पर बालाकोट है जो पाकिस्तान का हिस्सा है, चहुदड़ो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो यहाँ पर नागेश्वर जो है गुजरात का हिस्सा है। तो इस मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज भी मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको नागेश्वर और बालाकोट ये समुद्री इलाके हैं जहाँ पर शंख सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते थे। तो जैसे कि आप लोग मानचित्र 1 में देखें कि बालाकोट और नागेश्वर जो है समुद्र के किनारे पर स्थित हैं और यहाँ पर शंख की बहुताया मात्रा थी। तो यहाँ पर समुद्र से जो है शंख वगैरह निकालते थे, जहाँ पर चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की आदि वस्तुएं बनाई जाती थी। यह उनका, यानी कि एक तरह से व्यवसाय का, शिल्पकारी का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यहाँ से दूर बस्तियों तक यहाँ से माल को भिजवाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्र तक लाया जाता था। तो पुराने ज़माने में 2 महत्वपूर्ण जो हैं यहाँ पर बस्तियाँ दी गई हैं, जिसमें से एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। ये बहुत बड़े शहर थे, तो दूर दूर से जो है सामानों को तैयार करके, मनकों को, मिट्टी के बर्तनों को, अनाजों को ला करके यहाँ बेचा जाता था। अब नंबर है 5.1 उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। जैसे प्रस्तर पिंड, यानी कि ऐसा पिंड जिस पर नक्काशी किया गया हो, चिकना किया गया हो, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट। तो आपको अच्छी तरह बता जानना चाहिए कि अगर हमें किसी भी वस्तु पर शोध करना है तो सबसे पहले उस स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर कूड़े करकट वगैरह फेंके जाते थे। जैसे मान लीजिए कि आज का समय है, अगर हम
किसी कारणवश अगर यहाँ पर कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें वस्तुएं कहाँ मिलेंगी? ऐसे स्थान पर जहाँ पर कूड़े करकट फेंके जाते थे वहाँ पर हमें अच्छी मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर हमें वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो पुरातत्वविद भी ऐसे स्थानों को ढूंढते हैं जहाँ पर सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाएं। आगे दिया गया यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेत से एक हैं। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इनके छोटे टुकड़ों को उसी जगह फेंक दिया जाता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु छोटे महीन कणों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था, जिससे कि यहाँ पर उसके टुकड़े से ही यह जानकारी मिलती है कि कहाँ पर क्या उत्पादन होता था। तो अतिरिक्त मोहनजोदड़ो संकेतों के अतिरिक्त जो है विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन कार्य होता था। यानी कि अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हैं बड़े शहर थे तो वहाँ पर भी शिल्प कार्य वगैरह होती थी। 6 पॉइंट है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, यानी कि माल जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था। तो इसमें हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे, उपमहाद्वीप तथा उससे आगे से आने वाले माल, और दूसरा पॉइंट बात करेंगे कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी दूर दूर क्षेत्रों से क्या संपर्क थे। तो हड़प्पा वासी जो है शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए जैसे नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर जो है गुजरात का हिस्सा है, बालाकोट जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, दोनों समुद्री इलाके हैं जहाँ से शंख आसानी से उपलब्ध था। बस्तियाँ स्थापित की। कुछ अन्य प्रास्थल जैसे सुदूर अफगानिस्तान से आता था, आपको बता सकते हैं। जैसे नागेश्वर और बालाकोट शंख आता था। अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है शत्रुघई। अब यहाँ से नीले रंग के लाजवर्द मणि आते थे। लाजवर्द मणि जो होते हैं यह काफ़ी महंगे होते हैं और इनका उपयोग जो है मन के आभूषण बनाने में किया जाता था। ठीक है, कीमती नीले रंग के लाजवर्द पाए जाते थे। ठीक है, आगे जो है लोथल गुजरात जो भड़ोच का इलाका है वहाँ से कार्नेलियन मिलता था। तो कार्नेलियन जो है यह लाल रंग का एक पत्थर होता है, पारदर्शी पत्थर, जहाँ से अधिक मात्रा में जो है कार्नेलियन मिलता था। तो कार्नेलियन से जो है मनके बनाए जाते थे। और दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी मिलती थी। सेलखड़ी जो है एक चिकनी मिट्टी की तरह होता है जिससे मनके और बर्तन बनाए जाते थे। और तांबा धातु जो है राजस्थान के खेतड़ी अचल से मिलता था। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर किसकी उपलब्धता अधिक है इसके विषय में हम लोगों ने जाना। और एक स्थान दिया गया है खेतड़ी, इसके विषय में जान लेते हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर या जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। यहाँ पर एक जो है जानने वाली बात है कि गणेश्वर और जोधपुरा जो है संस्कृति का नाम दिया गया है खेतड़ी क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर जो मृतभांड पाए गए थे, जो मिट्टी के बर्तन पाए गए थे, वो हड़प्पा सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता से जो बर्तन मिले थे उससे अलग थे। तो वहाँ पर जो है अलग ही सभ्यता दे दी गई। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। जो यहाँ पर खेतड़ी क्षेत्र है, खेतड़ी क्षेत्र जो है राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ से तांबा को निकाल करके मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भेजा करते थे। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें इस मैप में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो में क्या संपर्क था। यानी कि हम देखेंगे कि इधर जो है यमन, मेसोपोटामिया सभ्यता और भारत में मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता कालीन कुछ वस्तुएं समकालीन मिली हैं या नहीं मिली हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपको अगर किताबें तैयार हो गई तो आप यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक्स को अपने से निकाल कर तैयार कर सकते हैं। नोट्स से अच्छा होता है कि आप अच्छी तरह से किताबों को पढ़ें, किताबों से ही नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको दोबारा किताबों को छूना न पड़े। तो सुदूर क्षेत्रों से संपर्क देख लेते हैं। संपर्क क्या था? हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं, यह बताती हैं कि तांबा जो है संभवतः अरब प्रायद्वीप से लाया जाता था। अरब प्रायद्वीप जो है आपको दिखा दें कि
यहाँ पर मैप में यमन का क्षेत्र यहाँ पर है, ये जो है यमन का क्षेत्र है। तो यहाँ से जो है तांबा को लोग आयात करते थे। तो दक्षिण पूर्वी छोर पर नियत ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरातत्व वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो दोनों जगहों पर सेम हो, तो ऐसा माना जा सकता है कि दोनों जगह व्यापारिक संबंध थे। यानी कि अगर तांबा मिला है, उसमें निकल की मात्रा है दोनों जगहों पर, तो माना जा सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार होता था। जो दोनों साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिले हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र मिला है जो हड़प्पाई मर्तबान है, जो काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। ओमानी स्थलों से मिला है। ओमान का हिस्सा जो है यहाँ पर जो मगान है, पहले इसमें ओमान है, पहले मगान हुआ करता था। तो यहाँ पे एक मर्तबान मिला है जो हड़प्पा सभ्यता का बना हुआ माना जाता है, जिस पे काली मिट्टी का एक तरह से लेप लगा हुआ है। और यह दिखाता है कि मिट्टी का लेपन करने से इसको रिसाव से बचाता था। तो अब इसमें जो है क्या भर करके वहाँ पर व्यापार होता था, यानी अगर वहाँ से तांबा लाना है तो इसमें कुछ देना पड़ेगा। तो इसमें क्या व्यापार होता था, अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है कि इसमें क्या यहाँ से निर्यात होता था। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 300 ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त होता था, यानी कि ओमान का जो क्षेत्र है पहले मगान हुआ करता था, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। क्षेत्र में तांबे की आगमन के संकेत मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में निकिल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। तो संकेत के रूप में यानी कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में जो लिंक है वह यहाँ पर ये दिखाता है कि वहाँ पर हड़प्पाई जो है मुहरे मिली हुई हैं, बाट मिले हुए हैं, पासे मिले हुए हैं तथा मनके शामिल हैं। तो 4 वस्तुएं जो है इसमें जो मिली हैं, यह लिंक दिखाती हैं कि दोनों में कुछ न कुछ तो संबंध था। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुख एक स्थान है जो मेसोपोटामिया का हिस्सा है। संभवतः इसमें जो बहरीन द्वीप है, यानी बहरीन में दिलमुख पड़ता है। मगान तथा मेलुआ जो है वहाँ पर एक तरह से मिला हुआ एक लिपि है। संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुआ से प्राप्त हुआ है। मेलुआ जो है एक तरह से मेसोपोटामिया में एक तरह से लिपि मिली है जिसको नाम मेलुआ दिया गया है। कार्नेलियन जो है लाल पत्थर है। लाजवर्द नीला पत्थर है जो मणि के रूप में चमकता है। तांबा, सोना तथा विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ आदि शामिल हैं। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तो भारत में जो है एक पक्षी है मोर, जिसकी आवाज़ जो है बहुत ऊंची है। शायद उसी पक्षी को ही हाजा पक्षी नाम दिया गया है उस समय। क्या यह नाम उसी आवाज़ से मिलता है, यानी कि मोर का नाम जो है उसकी आवाज़ से दिया गया है? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या फिर मेसोपोटामिया का संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैप में लोथल जो है सुतको गेडोर है। यहाँ पे एक लिंक रास्ता है जो मगान, टेपेहाया, दिलमुन और उरुक और मेसोपोटामिया तक जाता है। तो ये समुद्रिक मार्ग से जुड़े हुए थे। शायद यही लिंक का एक जरिया बना होगा उस समय। मेसोपोटामिया के लेख मेसोपोटामिया का एक लेख है मेलुआ। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मेलुआ वहाँ का एक लेख है को नाविक का देश कहते हैं। यानी मेलुआ में बताया गया है कि मेसोपोटामिया जो है एक नाविकों का देश है। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों और नाविकों के चित्र जो है अंकित है। यहाँ देखिए जहाज़ बना हुआ है मोहरों पर। और जो है यहाँ पर एक लिपि पाई गई है हड़प्पा सभ्यता में, और इस लिपि में क्या लिखा गया है आज तक समझ में किसी को नहीं आया है।
तो यह एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर हैं जो किसी राज प्राचीर या फिर मुख्य गेट पर लगाए जाते थे। जैसे इसमें सुस्वागतम वगैरह लिखा जाता है या फिर कोई एक विशेष युक्ति लिखी जाती है, उसी प्रकार जो है उस समय कुछ लिखे हुए अक्षर हैं जो आज तक पढ़ा नहीं गया है। मुहरे लिपि था बाढ़, मुहरे और मुद्रांकन। जैसा कि आज हम लोग मुहरों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगर आप रेलवे के या फिर अन्य जो है वस्तुएं जो भेजी जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक द्वारा, आप लोग देखते होंगे कि बोरे में किसी वस्तु को भर करके उस पर रस्सी से एक गांठ मारते हैं और उस गांठ के ऊपर जो है लाख वगैरह या फिर टेराकोटा या मिट्टी वगैरह डाल करके एक मुहर को उस पर लगा देते हैं। तो उस समय भी मुहरों का प्रचलन था। अब मुहरों को लगाने के बाद लाख के ऊपर जो है या फिर मिट्टी जो सेलखड़ी है उसको चिपका करके उसे मुहर जो है अंकित कर देते थे, जो यहाँ पर दिखाया गया है। अब दूसरा है एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में लिखा हुआ संभवतः मालिकों के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, अनपढ़ लोगों को संकेत के रूप में से इसका अर्थ बताता है। मान लिया कोई जानवर दिया गया है तो जानवर को देखकर ये बताया जा सकता है कि यह कोई अनपढ़ व्यक्ति हुआ करता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं यानी छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख की में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित तौर पर यह वर्णमाली जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। लगभग 375 से 400 के बीच अक्षर हुआ करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि जब कोई लिखता है, मान लीजिए हम लोग हिंदी लिख रहे हैं तो बाएं से दाईं की तरफ लिखते हैं, इंग्लिश भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो हम लोग अच्छा लिखने के लिए पहले जो है ज़्यादा गैपिंग करते हैं। अगर लाइन के अंत में जगह कम है तो हम जो है गैपिंग कम कर देते हैं। तो इसी प्रकार है उस मुहरों पर दाहिनी की तरफ से लिखा गया है, क्योंकि दाहिनी तरफ जो है गैपिंग ज़्यादा है और बाईं तरफ जो है गैपिंग कम है। तो इस पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के अवंट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पत्र लिखा है जिस पर लिखा गया है। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ यह है कि उस समय जो है साक्षरता दर काफ़ी व्यापक थी? तो यहाँ चर्चा करने के लिए दिया गया है कि वर्तमान समय में सामान के लंबी दूरी के विनिमय के लिए कुछ तरीके पर चर्चा कीजिए। इसके क्या क्या लाभ हैं और समस्याएं हैं। तो यहाँ पर वर्तमान समय में सामानों को भेजने के लिए समुद्री जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ हैं और हम रोड माध्यम से भी भेज सकते हैं। दूसरा है बाट। विनिमय का एक अच्छा उपकरण था जिस पे वस्तुओं को तौल करके एक दूसरे को बांटा करते थे। तो वहाँ पर जो है बाटों को द्वि आधार पर बनाया गया था, जिसमें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि के रेशियो में चलता था। तो इन बाटों को चट नामक पत्थर से बनाया था और आमतौर पर यह किसी भी तरह से निशान से रहित घनाकार होते थे। यानी कि जो चट पत्थर है, बाट किससे बनता था? चट पत्थर से, और इस पर किसी प्रकार का जो है चिन्ह नहीं बन पाता था। यानी कि हम मान सकते हैं ये काफ़ी ठोस पत्थर हुआ करता था। और मापन जो प्रणाली है वह द्विआधारी थी। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के रेशियो में चलता था। तो 1280 तक थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण, मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी उस समय मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में तराजू और पड़ले भी धातु के मिले हैं, तो इससे माना जा सकता है कि उसमें माप तौल की अच्छी व्यवस्था थी। तो छोटे छोटे जैसे इस प्रकार जो है हम लोग जाते हैं अगर सोने चांदी के आभूषण लेने, तो छोटे छोटे बाट होते हैं। तो उस समय भी छोटे बाट जो हैं मनकों के लिए, आभूषण के लिए मापने की एक प्रणाली थी, और बड़ों के लिए 16, 64, 32 और इस पर जो है द्विआधारित संख्या पद्धति थी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता क्या थी और उस समय का महल कैसा था, शासक कैसे थे,
और सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो यह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।